भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं आपका भाई प्रदीप राजपूत फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में, और आज हम फिर से एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। हमारी जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार किया जाता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन में किन किन मंत्रियों को लिया जाता है, मंत्रियों को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, हम वो भी देखेंगे, और इनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, इनके केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कार्य क्या होते हैं, क्या क्या इनके विधायी और क्या क्या इनके कह सकते हैं इनकी क्या क्या शक्तियां हैं, वो सब हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे, एक अच्छे तरीके से देखेंगे और इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक पहले लिख देते हैं। कौन सा टॉपिक है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, आप सब जानते होंगे कि हमारे देश में जो केंद्र सरकार होती है उसके कार्य करने के लिए, जो कानून बनाने के लिए और देश में जो नीतियां चल रही है उन्हें लागू करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। विधायी, व्यक्तिगत सब कार्य जो होते हैं उनके लिए एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद की गठन होती है। और आपने जब राष्ट्रपति पढ़ा था उस टाइम भी आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए किसका प्रावधान किया गया है? एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, मंत्रिपरिषद की बात की गई है। ठीक है, तो वही हम आज इस बारे टॉपिक में देखेंगे। क्या देखेंगे? मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, तो आप सबको मैं कुछ चीजें बता दूंगा। पहले तो मैं कुछ आर्टिकल्स लिख देता हूं जिनके बारे में हम पहले देखेंगे। उन्हीं आर्टिकल्स के अंदर ये चीजें, सब चीजें दी गई हैं, तो उस चीजों को हम देख लेते हैं। पहले क्या आर्टिकल कौन सा है इससे रिलेटेड अनुच्छेद 74 के बारे में हम देखेंगे। अनुच्छेद 75 के बारे में हम देखेंगे। अनुच्छेद 77, 78 और 88 के बारे में हम इसमें, इन 8 अनुच्छेदों के बारे में, हमारे जो संविधान के अनुच्छेद हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके अंदर ही हमारे जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसकी सारी चर्चाएं की गई हैं। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करेंगे एक का करके, इनके अनुच्छेदों को हम एक का करके स्टार्ट करेंगे। जैसे हम अनुच्छेद ले लेते हैं पहले 74। हमारा अनुच्छेद 74 क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति होगा उसकी सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। क्या होगा? राष्ट्रपति को सलाह और क्या? परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद किसमें कहेगा? 74 में इस बात को कहा गया है। ठीक है, और कुछ चीज में बातें कुछ जो मैं आपको ओरली बताता चलूंगा, तो उसे आप अपनी कॉपी में नोट्स करते चलना है, क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख सकता। अगर मैं सारी चीजें ब्लैक बोर्ड पे लिखने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं सब जानता हूं, आप भी जानते हैं, ज्यादा लॉन्ग वीडियो हम किसी को पसंद नहीं है। हम चाहते हैं छोटी वीडियो में ज्यादा नॉलेज। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें ओरली बताते चलूंगा। जैसे आप इसमें समझ जाना कि 74 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अब हमारे देश में क्या बात की गई है? हमारे देश में ये बात की गई है कि जो मंत्रिपरिषद, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, आप सब जानते हैं कि वे सिर्फ एक, कह सकते हैं, कठपुतली की तरह काम करते हैं। जो उन्हें सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, उन्हीं के कहने पे वो कोई भी कार्य करते हैं। देश में कोई भी कानून लागू करना या कोई भी मेन जो काम है वो राष्ट्रपति जो करते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करते हैं। ठीक है, तो जो मंत्रिपरिषद, कई बार पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में, जो मंत्रिपरिषद है उसकी जो उन्हें सलाह देती है राष्ट्रपति को, जो परामर्श देती है, क्या राष्ट्रपति पे बाध्यकारी है या नहीं है? ठीक है, क्या है? बाध्यकारी। लिख लीजिए आप इस चीज को। सलाहकारी। तो जो राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है वो बाध्यकारी है या नहीं है? तो मैं आप सबको बता देता हूं, ये जो सलाह देते हैं मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। समझे?
बस राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अगर राष्ट्रपति को जो शुरू में वो सलाह देते हैं अगर उन्हें पसंद नहीं आती तो उसे एक बार पुनः विचार के लिए वो मंत्रिपरिषद को वापस दे सकता है। अगर पर मंत्रिपरिषद उस पर फिर विचार करके दोबारा उसे राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति उस मानने के लिए उस पर क्या है, बाध्य होगा। ठीक है, उस सलाह को वो मानेगा ही। तो इसलिए कह सकते हैं कि राष्ट्रपति क्या है, एक कठपुतली है। ठीक है, तो बाध्यकारी है। तो हमारे 74 में ये सब बातें की गई हैं। अब हम 75 की बात कर लेते हैं। 75 में कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं थोड़ा छोटे छोटे में करके लिख देता हूं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। क्या, जो प्रधानमंत्री है हमारे, जो प्रधानमंत्री की जो टॉपिक पढ़ाया गया तो उसमें भी आपने सबने देखा होगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। परंतु जो हमारे मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, करता तो राष्ट्रपति है पर किसकी सलाह पे करता है, वो प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। ठीक है, किसकी सलाह पे करता है, हमारे प्रधानमंत्री की सलाह पे कौन, राष्ट्रपति हमारी इनकी नियुक्ति करता है। तो पहली बात तो इसमें 75 में इस बात को कहा गया है। दूसरा, जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पे रहती है। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मंत्री को कभी भी हटा सकता है, समझ लो। किसी भी मंत्री को अपने कार्य जो अपने पद पे रहने का जो अधिकार है वो कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति चाहे तो वो उसे हटा भी सकता है किसी भी टाइम, चाहे वो सरकार बहुमत में हो या ना हो। परंतु समझ लो, परंतु क्या होगा, प्रधानमंत्री को उसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या है, मंत्री होते हैं वो क्या है, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपने पद पे रहते हैं। एक इसमें एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, केंद्रीय उसकी जो संख्या है कोई बात नहीं। जो हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो संख्या होती है वो हमारी जो लोकसभा होती है उसकी 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो 15% से ज्यादा नहीं की जा सकती। जो केंद्रीय परिषद होती है उसकी जो संख्या है, हमारे जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, जो लोकसभा की कुल संख्या होती है उसके 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी एक काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल 75 के बारे में था, ये 74 के बारे में था। ठीक है, अब हम अगला आर्टिकल देखेंगे 77। एक मिनट, हमारा अगला देखते हैं। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और सब कुछ समझ में आ रहा है तो भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है, फैला दो जितना हो सके। ठीक है, अगला हम आर्टिकल देखेंगे 77। 77 क्या कहता है, जो कार्यकारी हमारी जो सरकार का कार्यकारी संचालन जो कार्यकारी संचालन होता है हमारे किसी भी जो हमारी सरकार है उसकी जो कार्यपालिका के संचालन जो होता है वो किस प्रकार होता है, इस हमारे आर्टिकल 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति, मैं लिख देता हूं, जो हमारे राष्ट्रपति है वो क्या करेंगे, जितने भी वो मंत्री नियुक्त किए गए हैं कैबिनेट में, ठीक है, उन सबको क्या करेंगे, उनका जो कार्य है उन
देंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, उनके कार्य का बंटवारा वो कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। किसके कहने पे? प्रधानमंत्री के। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपति क्या करेंगे? इस वाले अनुच्छेद में हमारे क्या कहा गया? 77 में क्या कहा गया है जी? राष्ट्रपति क्या करेंगे? प्रधानमंत्री कहने पे, जैसे जैसे आप सब जानते होंगे, हमारी वर्तमान अमित शाह गृह मंत्री हैं, ठीक है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि वो रक्षा मंत्री होंगे? करते तो प्रधानमंत्री है, पर जो नियुक्त करते हैं वो कौन करते हैं? देते हैं वो राष्ट्रपति ही देते हैं। ठीक है, और दूसरा, भारत में जितने भी कार्य होते हैं, कोई कानून हो वो हो, उस पर हमेशा किसके नाम से किए जाते हैं? वे हमारे राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे अनुच्छेद 77 इस बारे में बात करता है। अब हम 78 पे आ जाते हैं। 78 क्या है? 78 कहता है प्रधानमंत्री कर्तव्य क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य, हमारे प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य दिए गए हैं 78 में। क्या है कि राष्ट्रपति जब भी किसी भी कार्य, कह सकते हैं कार्य, या किसी भी चीज पे अगर प्रधानमंत्री से कहता है कि मुझे इस चीज के लिए जानकारी देनी चाहिए, तो हमारे प्रधानमंत्री क्या करेंगे? तुरंत उसके बारे में सारी डिटेल जानेंगे और हमारे राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। सपोज दैट अगर आज चाइना हमारे देश पर अटैक कर देता है, तो हमारे राष्ट्रपति फौरन क्या करेंगे? प्रधानमंत्री को कॉल लगवाएंगे, कहेंगे फोन प्रधानमंत्री को बुलाया जाए, और प्रधानमंत्री से पूछेंगे कैसे कैसे चाइना ने अटैक किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री बताएंगे जी सर ऐसे ऐसे अंदर आ गए हैं, तो राष्ट्रपति फौरन क्या करेंगे? प्रधानमंत्री को आदेश देंगे तुम भी अटैक करो दोबारा। ठीक है, पूरी क्षमता के साथ। तो फिर प्रधानमंत्री क्या करेंगे? अटैक करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्य होते हैं। ठीक है, तो और दूसरा, किसी भी कह सकते हैं, एक तो सलाह देते हैं, प्रधानमंत्री का काम क्या है? सलाह देना। किसी भी काम के लिए सिफारिश करना राष्ट्रपति से। ये कुछ कर्तव्य हैं हमारे प्रधानमंत्री के, जो हमारे किसमें कहे गए हैं? प्रधानमंत्री के, जो हमारे 78 में कहे गए हैं। 88 में जो कहा गया है, इसमें हमारे मंत्रियों के बारे में कहा गया है। ठीक है, एक मिनट, में क्या कहा गया? हमारे मंत्रियों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। मंत्रियों के बारे में क्या कहा गया है इसमें? अनुच्छेद 88 बताता है कि हमारा कि जो भी मंत्री होंगे, कैबिनेट के मंत्री, वो किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं। चाहे वो संसद, आप सब जानते होंगे कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो जो मंत्री होते हैं उन्हें दोनों सदनों में की बैठक में क्या भाग लेने का अधिकार होता है। ठीक है, बोलने का अधिकार होता है, परंतु क्या वे उस सदन में वोट नहीं डाल सकते। वे जिस सदन से नियुक्त होंगे वे उसी सदन में वोट डाल सकते हैं। सपोज दैट अगर कोई सदस्य कैबिनेट का मंत्री है और वो लोकसभा का मेंबर है, तो वो भाग तो राज्यसभा की सदन में भी राज्यसभा की उसमें बैठक में भी ले सकता है, बोल भी सकता है, पर उस राज्यसभा में वोट नहीं डाल सकता। वो केवल लोकसभा में ही वोट डाल सकता है। तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन कहता है? 88 कहता है। तो हमारे ये कुछ अनुच्छेद थे जिनके बारे में हमने चर्चा करी। अब हम और देखेंगे हमारे मंत्री परिषद के बारे में कि मंत्री परिषद में कैसे कैसे मंत्री होते हैं, क्या क्या होता है। तो मैं बता दूं, जो मंत्री परिषद का गठन होता है, आप सब जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं, जो भी पार्टी सत्ता में रहती है और लोकसभा में उसका बहुमत होता है, तो जब सरकार बनती है तो एक प्रधानमंत्री नियुक्त होगा, और प्रधानमंत्री क्या करेंगे? राष्ट्रपति की सहायता के लिए और अपनी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेंगे। ठीक है, जो केंद्र के जो कार्य हैं उन्हें देखें। ठीक है, अलग अलग विभाग को, क्योंकि प्रधानमंत्री अकेले तो 4 चीजें देख नहीं सकते। तो समझ लीजिए एक तरह से उन्होंने अपने अपॉइंट कर रखे हैं कि आप राज्य से, अमित शाह को कह रखे हैं तो आप क्या करें? रक्षा मंत्रालय संभाल ले। अमित शाह से कह रखा है आप गृह मंत्रालय संभाल ले। और जो हमारे अरुण जेटली जो है उनसे कह रखा है आप जाइए सड़कें बनवाओ। ठीक है, परिवहन मंत्री बनवा दिया उन्हें। ठीक है, और कई सारे हैं ऐसे। हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, तो उनसे कह रखा है आप वित्त मंत्रालय संभाल ले। तो उन क्या है कि वो जब भी उन्हें कोई जरूरत होती है, प्रधानमंत्री को किसी विभाग में कोई दिक्कत है तो उन्हें बुला लेते हैं ना, आ जाओ अब हमें इस पे बताओ इसमें कैसे कैसे हुआ। क्योंकि प्रधानमंत्री एक व्यक्ति पूरे देश को एक साथ नहीं देख सकता, तो इसलिए क्या है कैबिनेट का गठन किया जाता है। ठीक है, अब कैबिनेट में कौन कौन मंत्री होते हैं, किस किस प्रकार के मंत्री होते हैं? तो एक तो होते हैं ना केंद्रीय मंत्री,
कई बार पूछा जाता है कितने किस प्रकार के मंत्री होते हैं, तो एक तो होते हैं केंद्रीय मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मैं आपको बता दूं। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, ठीक है, और तीसरे होते हैं हमारे उप मंत्री। अब इनके तीनों के हम कार्य देखेंगे, इनके क्या क्या कार्य होते हैं। जो केंद्रीय मंत्री होते हैं यही समझ लीजिए लीडर होते हैं, मेन होते हैं, ठीक है। जैसे गृह मंत्री हमारे अमित शाह है, राज्य रक्षा मंत्री हमारे हमारे कह सकते हैं कौन है हमारे रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह है, ठीक है। तो ये सब कौन किस में आते हैं, केंद्रीय मंत्री में। अब ये भी भाई विभाग छोटा मोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है। अब उस विभाग की सारी दिक्कतें ये भी अकेले नहीं देख सकते, तो इनकी सहायता के लिए क्या करा जाता है, राज्य मंत्री के एक पद नाम से, राज्य मंत्री के नाम से जो एक पद है उस पर कुछ मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, ताकि ये जो इनके जो विभाग हैं, जो इन्हें विभाग बंटवारा किया गया है कि इन विभागों में उनकी सहायता कर सके, ठीक है। कि रक्षा मंत्री जो कह सकते हैं, हाँ रक्षा मंत्री कौन है हमारे, मैं बार बार भूल जाता हूँ यार, कभी कभी ध्यान से निकल जाता है एकदम। हमारे रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह। क्या है कि आप जाइए राजनाथ सिंह की रक्षा मंत्री में, रक्षा मंत्रालय में हेल्प कीजिए, ठीक है। अगर वे बाहर चले गए कुछ कर रहे हैं तो ये सब क्या करेंगे, मंत्री की उनकी सहायता करेंगे। ऐसे गृह मंत्री को दिए जाते हैं कुछ, तो ये राज्य मंत्री करते हैं। और दूसरा, इन्हें जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं होता, पर अपवाद है इसमें एक चीज, कभी कभी होता है। अगर इनके विभाग से जुड़े, मतलब कि रक्षा मंत्रालय से जुड़ी कोई दिक्कत है, तो इन्हें कभी कभी कैबिनेट में बुला लिया जाता है, कैबिनेट की बैठक में। और ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उपमंत्री। उपमंत्री क्या होते हैं, उपमंत्री इन सबकी सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं, वो लोएस्ट कह सकते हैं, वो नीचे के लिए। ये जो होते हैं सिर्फ जो उनके विधायी कार्य हैं वो देखते हैं, बाकी कार्य ये नहीं, ये देखते हैं, ठीक है। ये सिर्फ विधायी कार्य के लिए ही मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, उप राज्य मंत्री को, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हमारे देश में कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। और मैं कुछ और बता देता हूं इनके बारे में, ओरली बता देता हूं। जो इनके वेतन भत्ते हैं वो हमारी संसद निर्धारित करती है, ठीक है। आप सब जानते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाती है। कार्य इनका आप सब जानते हैं, मेन कार्य वही है, कुछ कोई कानून बन जाता है तो उस पर इम्प्लीमेंट कराना, राष्ट्रपति को सलाह देना, ठीक है, उस चीज के लिए ये, और अलग अलग विभागों को कार्य का संचालन करना ही इनका कार्य होता है, ठीक है। और काफी बार आपने दो एक वर्ड देखा होगा, एक होता है मंत्री परिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। कई बच्चे इस शब्द का प्रयोग इसके लिए कर देते हैं, इस शब्द का प्रयोग इस शब्द के लिए, पर इसमें कुछ डिफरेंस है। इसमें क्या है, मंत्री परिषद में ये तीनों कैटेगरी के मंत्री आते हैं इसके अंदर, परंतु मंत्रिमंडल में सिर्फ जो केंद्रीय मंत्री हैं वे ही इसमें आते हैं, ठीक है। इसका काम बहुत सीमित है, हाई लेवल पे है। इसका काम बिल्कुल 0 से 100 तक है, ठीक है। इसके अंदर ये आ जाएगा, पर इसके अंदर ये नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसके अंदर तीनों आ जाते हैं, इसके अंदर करीब ये आते हैं, तो ये इसमें फर्क है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आप सबको मंत्री के बारे में समझ में आया होगा। एक चीज और, इन्हें भी राष्ट्र हमारे प्रधानमंत्री की तरह गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। और जी एक चीज और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताना भूल गया, इनके कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। शपथ दिलाई जाती है गोपनीयता की और इनके कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे कुछ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होते हैं, कुछ सामूहिक होते हैं, ठीक है, और कुछ विधायी होते हैं। तो जैसे हम पहले देख लेते हैं हमारे सामूहिक, व्यक्तिगत और कौन सा, विधायी, ठीक है। सामूहिक में क्या है आप सब जानते हैं, ये सिर्फ एक साथ मिलकर किसी भी कार्य को करेंगे, और ये सब मंत्री किसी भी कार्य के लिए सभी जवाबदेह होंगे एक साथ, ठीक है। और एक छोटे वर्ड में मैं बता देता हूं आपको, छोटी चीज में समझा देता हूं। अगर किसी वजह से लोकसभा में बहुमत खो बैठती है केंद्रीय मंत्री परिषद, तो क्या होता है, सरकार गिर जाती है, क्योंकि यही सब मंत्री क्या होते हैं, लोकसभा में होते हैं, ठीक है।
अगर सरकार गिर जाती है तो इन्हें सबको भंग कर दिया जाता है। मंत्री अगर प्रस्ताव आ जाता है, अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, तो ये सब खत्म हो जाएंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व है, उनका सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति नहीं है, ध्यान रखना है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? राष्ट्रपति के नहीं, लोकसभा के प्रति है। ठीक है, इसलिए अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो इनके भी समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सिर्फ इतना है, एक मिनट, क्योंकि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व इतना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कानून पे, जब मंत्रिपरिषद ने किसी कानून को सबने मिलकर किसी कानून पे विचार किया और कोई मंत्री उससे असहमत है, ठीक है, या उससे चाहता है, तो वो अपना इस्तीफा दे सकता है। अगर वो असहमत है तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा देंगे। ठीक है, कई बार हुआ है ऐसा। और क्योंकि आप सब जानते हैं ये जब मंत्री हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर रहते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसे उसके पद से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये बात है। और विधायी में क्या है? इनका विधायी कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। ये अपने किसी भी कार्य के लिए या राष्ट्रपति को जो सलाह देते हैं उसके लिए ये उच्चतम न्यायालय में नहीं जाएंगे, इन पे कोई न्यायिक मुकदमा नहीं चलेगा। नहीं, न्यायालय में नहीं जाएंगे, इन पे कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा इनके कार्य के लिए, जब तक ये कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, चाहे कुछ भी कार्य करें, मतलब विधायी कार्य, मतलब कोई कानून या लोकसभा में या राज्यसभा में कोई बात कर देते हैं या राष्ट्रपति को कोई सलाह देते हैं, उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कोई भी व्यक्ति इन पे न्यायालय में जाके केस नहीं डाल सकता। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी हमारी मंत्रिपरिषद के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।